हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी का एक और केस, जहाँ पे आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आपने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट किया हुआ है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। तो उस केस में हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन कैसे करेंगे, आज इसे नंबर्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। प्रोविजन को हमने ऑलरेडी सेपरेट सेशन में काफ़ी डिटेल में कवर अप किया है, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू रिकॉल दोज प्रोविजन with the help of numbers also. So आज हम cover up करने वाले हैं when the house property is let out for the part of the year and self occupied for the part of the year. It is very important and कि आप conceptual understanding को through numbers understand करें. So आज हम इस सेशन में इसे डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत सारे केसेस हमने ऑलरेडी कवर अप किया है। इनकम टैक्स के कंप्लीट सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है उसे अपने साथ घर ना लेके जाएं, कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने केस है, इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है। श्रीमती सुषमा ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अड्यार इन चेन्नई। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹5 लाख। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। फेयर रेंट इज ₹4,20,000। स्टैंडर्ड रेंट इज ₹4,80,000। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट। The property was let out for 50,000 per month up to December 2022. तो काउंट कितने महीने के लिए रेंटिंग हुआ? द रेंटिंग विल बी फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022. क्लियर? Thereafter the tenant vacated the property and Srimati Sushma used the house for self occupation. तो आपको अभी तो मैंने पहले ही एडिंग बता दी कि भाई आज हम जो केस करने वाले हैं वो पार्ट ऑफ द ईयर में लेट आउट है एंड पार्ट ऑफ द ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेकिन जब आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन आएगा तब भी आपको अंडरस्टैंड सीखना है कि ये कैसा केस है। तो हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो रेंटिंग पे थी दिसंबर तक, उसके बाद जो एसएससी है उसने उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। तो आपको ये भी कैच करने आना चाहिए। ठीक है। द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2022 could not be realized in spite of the owner's effort. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. तो रूल 4 के जो कंडीशंस हैं ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये सेटिस्फाइड है। क्या होता अगर ये लाइन नहीं गिवन होती? तो उस केस में आप अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप इसे एज्यूम करते, एक नोट देते कि आपने एज्यूम किया है कि सारी कंडीशंस जो रूल 4 के अंदर हैं वो सेटिस्फाइड है। अब रूल 4 क्या है उसे ऑलरेडी हमने सेपरेटली कवर अप किया है। अनरियलाइज्ड रेंट। शी पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 12%। उन्होंने 12% म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर एंड शी ऑल्सो पेड अ interest of ₹25,000 during the year for amount borrowed for repair for the house property. तो यहाँ पे कैच क्या है? जो अमाउंट बोरो किया था वो रिपेयर के लिए बाय किया है, ना कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपकी बार बार फोकस करा रही हूँ कि देखो लेट आउट किया इतने पीरियड के लिए, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, फिर रूल 4 की बात करी, फिर मैंने लोन की बात करी, फिर इंटरेस्ट की जो लोन लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया, ये आप तभी आइडेंटिफाई करेंगे जब आपका प्रोविजन आपके कमांड में हो। नहीं तो कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कई बार क्वेश्चंस में ना बहुत ज़्यादा स्टोरी दे दी जाती है ताकि क्वेश्चन इतना बड़ा लगे आपको और आप क्वेश्चन देख के डर जाओ, बट उसमें रिलेवेंट कुछ ही बातें होती हैं। ठीक है। सो इसके लिए प्रोविजन अगर अच्छे से कमांड होगा तो ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। वन सेकंड। ठीक, किस असेसमेंट ईयर का है? फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। आप इसे किस भी ईयर में देख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होती है। कोई भी अमेंडमेंट अपडेट से चेंजेस आएंगे उसे हम इसी प्लेटफॉर्म पे कवर अप करेंगे, तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कैरी करें। इनकम टैक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी हम हमारे अपडेट्स को शेयर करते रहेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, हम बेसिक फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं।
पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। हर सेशन में कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ जो मे बी आज की डेट में आपको लगता हो कि भाई ये तो कोई रिलेवेंस नहीं है इस बात का, है ना, आपको ये लग सकता है कि भाई इसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो आपको वो बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो बातें मे बी आज आपके लिए रिलेवेंट ना हो, बट कल आपके लिए वो डेफिनेटली रिलेवेंट हो सकती है ना। सो आपको उन बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने माइंड में एक नोटिंग बनाते हुए चलना है, ठीक है। सो सबसे पहला जो हम करते हैं, क्या करते हैं, हमारा हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारा म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है आपका 5 लाख रुपीज़, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एक्सपेक्टेड निकालना है, तो बेटर हम एक बार थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और चेंज करेंगे। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, हमें क्या कंप्यूट करना है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जिसके लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। सो हमने देखा हमारा फेयर रेंट कितना गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख है एंड फेयर रेंट है 4,20,000, 4,20,000, 5 लाख। सो इन दोनों का हमें हायर लेना है, क्या हो जाएगा हमारा हायर, 4 लाख 5 लाख, ठीक है। तो ये हमारा 5 लाख विल बी हायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस में हमने जो स्टेप 1, सो लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो देख लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन था क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 4,80,000, सो 5 लाख वर्सेस 4,80,000, क्लियर है। सो 4,80,000 लोअर है हमारा। यहाँ तक आई बिलीव आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, इसको हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ प्रैक्टिस किया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्चुअल रेंट। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, एक्चुअल रेंट। क्या कंप्यूट करते हैं, जो भी एक्चुअल रेंट आपका रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, हमें वो निकालना है। तो एक्चुअल रेंट जो हमें रिसीव्ड होगा या रिसीवेबल होगा वो क्या होगा, हमारा जो लेट आउट पीरियड का रेंट है माइनस अनरियलाइज्ड, यानी जो रेंट एसएससी ने रियलाइज्ड ही नहीं किया। तो हमारे केस में एसएससी ने जो प्रॉपर्टी रेंटिंग पे दी थी वो दिसंबर 2022 तक दी थी, जो कि आपका होता है 9 मंथ, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ। लेकिन नवंबर और दिसंबर 2022 का रेंट रियलाइज नहीं हुआ है। रेंट कितना है, 50,000 पर मंथ। सो 50,000 पर मंथ आपका रेंट हो जाता है। अनरियलाइज्ड आपका कितने मंथ का है, 2 मंथ्स का है। सो 50,000 इंटू 9, आपने 9 मंथ के लिए प्रॉपर्टी को रेंटेड पे दिया। अनरियलाइज कितना है, 2 मंथ्स इंटू 2 मंथ्स, ठीक है। तो इसको हम क्विकली कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल रेंट निकल के आ जाएगा। आज के सॉल्यूशन को 2 तरीके से हम करेंगे, ठीक है। 3,50,000 ये आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। यहाँ तक आई बिलीव आपको कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट या क्वेरी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने ऑलरेडी 5 सेशंस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एक्चुअल रेंट या आपको क्लियर नहीं हो रहा अनरियलाइज रेंट क्या होता है, रूल 4 क्या होता है, तो प्रोविजन को रिकॉल करेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज GAV। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, हमें लोअर लेना है ऑफ एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड
रेंट का, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट है उसका लोअर लेना है। तो आपको क्या दिखता है, हमारा जो कंपेयर करेंगे अगर हम एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, ठीक है, होल ईयर का लेंगे, क्योंकि हमने ये अनुमान रखा था टेनेंट तो पूरे साल रहेगा, हमें क्या पता वो बीच में छोड़ के चला जाएगा टेनेंट और फिर उसमें से भी 2 महीने की पेमेंट नहीं करेगा। तो हम जब एक्सपेक्टेशन करते तो हम पूरे साल की एक्सपेक्टेशन करते ना कि अच्छा है पूरे साल रहे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो पूरे साल का रहेगा, लेकिन एक्चुअल रेंट कितने का है, केवल लेट आउट पीरियड का है, ठीक है। सो जनरली जो हम कंसिडर करते हैं कि हमें जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, हायर ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पूरे साल का हमने एक्सपेक्टेशन की थी और एक्चुअल रेंट जो की थी वो केवल लेट आउट पीरियड की थी, ठीक है। सो हमने एक सेशन में ऑलरेडी लोअर कंसिडर किया है, वहाँ पे क्यों किया है वो भी आप होमवर्क करके आएंगे, कि आपको डाउट ना रह जाए कि ऐसा एक्सपेक्टेड रेंट क्यों हुआ, और स्टिल अगर आपको क्वेरी है तो आप उसे पूछ के क्लियर करेंगे। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है, 4,80,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे हमारा म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स देख लेते हैं इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, 12% पे किया है इन्होंने, और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 लाख, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख थी, स्ट्रेट अवे 60,000 हो जाता है, ठीक है। सो म्युनिसिपल टैक्स में भी हमें ये देखना है कि ये जो टैक्स है ये ओनर ने पे किया होना चाहिए, पे हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, इसके क्राइटेरिया भी आप हर बार न्यूमेरिकल में रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 4,20,000 नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू 4,20,000। अब देंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जी हाँ मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटली सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं थी प्रॉपर्टी, लेट आउट भी हुई थी। सो 30% ऑफ NAV, ये आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। 4,20,000 30%, ये हो जाएगा 1,26,000, ठीक। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो आपको याद हो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का प्रोविजन। तो ये जो इंटरेस्ट है वो इन्होंने पे किया 25,000 रिपेयर के लिए, ठीक है। तो जब लेट आउट की बात होती है ना तो जितना भी इंटरेस्ट है वो मिल जाता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम क्राइटेरियाज को चेक करते हैं, क्लियर, याद है आपको। सो दिस विल बी 1,51,000। So 4,20,000 minus 1,51,000, it will be 2,69,000. 2,69,000 income from house property. 2,69,000 यहाँ की इनकम आ जाती है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, कई जगहों पे आपको वो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलता है तो आप सोचते हैं ये कैसे, तो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम एक बार क्विकली, आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, हम जस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट पे जा रहे हैं, ठीक है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा कितना आ गया था, 4,80,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड रेंट का हायर क्या था, 4,80,000, और एक्चुअल रेंट कितना था एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल रेंट हमारा 9 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी रेंटेड थी और 50,000 रेंट था, 4,50,000, ठीक है। और अनरियलाइज रेंट को हम यहाँ पे एडजस्ट अगर नहीं करें और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एडजस्ट करें तो उस केस में क्या होगा हम वो देखेंगे, ठीक है। सो 4,80,000 और 4,50,000, ठीक है, का हायर कितना है, 480 हुआ, ठीक है। अब ये 480 में हमने जो है म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट रिड्यूस करना है, ठीक है।
अनरियलाइज्ड रेंट कितना था 50,000 2 मंथ्स का, दैट इज 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स, ये हमने कंप्यूट किया था 60,000 आया था आपका। 3,20,000, सो आपका नेट एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा 3,20,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, %30, सो 3,20,000 का 30% इज 96,000। इंटरेस्ट ऑन borrowed capital 25,000, so 3,20,000 minus 90 3,20,000 minus 96,000 minus 25,000, that will be 1,99,000. Income from हाउस प्रॉपर्टी। ये क्यों आया चेंजेस? ये चेंजेस आया अनरियलाइज रेंट की वजह से, कि अनरियलाइज रेंट को हमने एक्चुअल में नहीं एडजस्ट किया। एक्चुअल में जितना रेंट मिला हमने सिर्फ उससे मतलब रखा, एक्सपेक्टेड हमारे पूरे साल की थी, हमने एक्सपेक्टेड को उस हिसाब से लिया और कंपेयर करके हमारा जो आया तब भी हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000 आया। लेकिन अनरियलाइज रेंट को हमने फिर म्यूनिसिपल टैक्स को और अनरियलाइज रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एडजस्ट किया नेट एनुअल वैल्यू आने पे, एंड देन अगेन सिंपल हमने जो है डिडक्शंस दी अंडर सेक्शन 24 और हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 1,99,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट में मैंने बोला कि इस केस में हमने हायर कंसिडर किया कि हमारा जो एक्चुअल रेंट है और एक्सपेक्टेड रेंट है उसका हायर लेना है। आपने देखा, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, हमने क्या लिया हायर लिया है। स्टेप नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमने क्या कंसिडर किया है, हायर कंसिडर किया है। लेकिन अगर हम यहीं पे जो प्रॉपर्टी अगर वैकेंट रहती है पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो वैकेंट ही पड़ी रही है ना पार्ट ऑफ द ईयर में, और पार्ट ऑफ द ईयर में हमारी जो है सेल्फ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड रहती है, तब उस केस में जो भी हमारी एक्चुअल रेंट है, हमने देखा अगर हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक्चुअल रेंट हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से अगर कम है वैकेंसी की वजह से, ठीक है, तो हम रिकम्प्यूट करते ये मान करके कि मानो प्रॉपर्टी वैकेंट थी नहीं। ठीक है, अब हमने ये माना कि प्रॉपर्टी वैकेंट थी नहीं, यानी पूरे 12 महीने का हमने ले लिया, एक नोशनल रेंट ले लिया, है ना। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमने हायर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं करी है। 6 महीने मानो मेरी प्रॉपर्टी रेंटिंग पे थी, 6 महीने खाली पड़ी रही, ठीक। तो एक्चुअल कैलकुलेशन पे आने के लिए एज पर एक्ट हमने क्या किया, पूरे साल का हमने एक्चुअल रेंट कंप्यूट किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट तो हम वैसे ही पूरे साल का मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये माना कि भाई पूरे साल का, यानी जो बच्चे 6 महीने जिसमें प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी उसका हमने क्या ले लिया, नोशनल रेंट ले लिया। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, मैं एक बार आपको फिर से लिखवा दे रही हूँ। जब केवल लेट आउट होती है प्रॉपर्टी, हमारी दोनों केस में प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेकिन एक केस हो गया वैकेंट है पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्यूपेंसी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेंसी नहीं है। दूसरा केस है जहां पे पार्ट में वैकेंट है और पार्ट ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ये जो आज हमने करंट केस किया, ये हमारा आज ये केस था, पार्ट ईयर में वैकेंट थी, पार्ट ईयर में यानी लेट आउट की हुई, पार्ट ईयर में आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई। तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट का हमने हायर लिया। लेकिन अगर, ठीक है,
यहाँ केस है पार्ट ऑफ द ईयर में ही प्रॉपर्टी जो है आपकी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात नहीं। उस केस में क्या करना है, अगर हमारा एक्चुअल रेंट लेस है एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा सपोज करो जो भी हमारा एक्चुअल रेंट है, हमारा एक्चुअल रेंट आया और वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको पूरे 12 मंथ के लिए कंप्यूट किया, और इसको तो वैसे भी हम पूरे 12 मंथ के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने दोनों को पूरे साल के लिए कंप्यूट किया और कंपेयर किया, इन दोनों को पूरे 12 मंथ के लिए कंप्यूट किया और कंपेयर किया, कंपेयर करने में हमें ये देखा कि एक्चुअल रेंट जो है वो हायर हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल रेंट, लेकिन कितने मंथ का, वही 6 मंथ का, जितने पीरियड में वो प्रॉपर्टी लेट आउट थी। आप समझ रहे हैं? So this is the difference when the property is vacant for part of the year and where the property is vacant and means let out for part of the year and self occupied for part of the year। कोई डाउट है, एक बार नहीं 4 बार पूछो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनरली ये मिस्टेक देखी जाती है, ठीक है। और अगर आपको नंबर्स के थ्रू समझना है तो हमारे लास्ट सेशन में हमने जो है प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर में कवर अप किया है, और साथ ही साथ ये आप दोनों को कंपेयर करोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। इनकम टैक्स की कंप्लीट सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। आज के सेशन में भी हमने आज के सॉल्यूशन को 2 तरीके से किया है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं मिला तो आपको कैसे करना है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सेकेंड को अवॉइड करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल देख रहे होते हैं जहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन मिलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, घबराए नहीं, इसीलिए मैंने आपको दोनों पैटर्न ऑफ द सॉल्यूशंस यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आज के इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।